आज अपना टॉपिक रहेगा भाई सॉलिड स्टेट। 12th का टॉपिक है केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट के नाम से। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। और अपने अप्रोक्स 3 से 4 लेक्चर 1-1 घंटे के या फिर 45 मिनट के होंगे। कम से कम 3 या 4 लेक्चर होंगे सॉलिड स्टेट के। और आज स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार आपके पास लेक्चर आते रहेंगे, पढ़ते रहना। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। हेडिंग डालेंगे सभी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट सबसे पहली अपना पहला टॉपिक है, शब्द आया सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड क्या है, कोई आपसे यही पूछा जाए, पहला क्वेश्चन यही हो किसी का, व्हाट इज सॉलिड, तो हम क्या कहेंगे? सॉलिड को देख के भाई वो हार्ड होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता, उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इनकम्प्रेसिबल है, ऐसे वर्ड बोलेंगे। तो चलें स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलना स्टार्ट करें। जो हार्ड इन नेचर, क्या हो? हार्ड इन नेचर। ये बताइए, कोई भी सॉलिड है उसकी वॉल्यूम होती है, वो जैसे शेप है वो डेफिनेट होती है या फिर इनडेफिनेट? जैसे देखना, ये कोई सॉलिड चीज़ है, इसको यहाँ छोड़ के चला जाऊँ 5 मिनट के लिए, क्या ये लिक्विड बन जाएगा? क्या सॉलिड सॉलिड ही रहेगा? तो इसकी शेप है, इसने मेंटेन कर रखी ना अपनी शेप, तो इसकी डेफिनेट शेप है। इसकी शेप क्या है? डेफिनेट शेप। क्या है? डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप। वॉल्यूम बताना है, जैसे इसका वॉल्यूम जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है कोई चीज़, वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे ये सॉलिड है, इतनी जगह यहाँ कवर कर रहा है, तो इसको कहीं और रख देंगे तो क्या ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगा या कम? नहीं, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी। क्या होगी रे? डेफिनेट। वॉल्यूम भी क्या होगी? डेफिनेट। डेफिनेट वॉल्यूम। कोई डाउट है इसमें? ये इनकम्प्रेसिबल होंगे, इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता। इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे रे? स्ट्रॉन्ग। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। मोलिक्यूल के बीच का फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी? कम। डिस्टेंस लो। ये बातें समझ में आ गई? किसी भी सॉलिड के बारे में, हार्ड नेचर में होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स जैसे शेप है वैसा ही रखना चाहेगा, वॉल्यूम भी उतनी रहेगी, इनकम्प्रेसिबल है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है रे? स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है उनके बीच में? बहुत ही कम है। रिजिड है, हार्ड है, ये बातें बोल दोगे भाई सभी? तो अब सॉलिड को ज्योमेट्री के बेस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया रे। ज्योमेट्री के बेस पे सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2। कौन कौन सी? क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। अब क्या क्रिस्टलाइन होता है, क्या अमोर्फस? हेडिंग डालेंगे, आ जाओ भाई। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री सॉलिड्स आर 2 टाइप। ये लिख लिया भाई सभी ने? लिखते रहें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। देखना, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेस पे सॉलिड आर 2 टाइप। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक क्या होता है रे? अमोर्फस सॉलिड। दूसरा क्या है? अमोर्फस। अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होती है? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, रेगुलर ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है? इर्रेगुलर ज्योमेट्री। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, रेगुलर और इरेगुलर से क्या समझते हो? देखना, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पे मजदूर आते हैं और एक ट्रॉली ईंटों की भर के लाते हैं। ठीक है, ईंटें आती है, मजदूरों ने ईंटों को उतारा, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, देखने में अच्छा लग रहा है, एक ढांचा है। ठीक है, एक अरेंजमेंट, अच्छी अरेंजमेंट जचा के वो चले गए मजदूर, और उसको हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, रेगुलर ज्योमेट्री है। एक दिन मजदूर नहीं आए और ट्रॉली घर के सामने आ गई,
और बच्चों से कह दिया गया, गली में घूम रहे थे बच्चे, यार मज़दूर नहीं आए और आपको आज ये ईंटें उतारनी है, तो बच्चे क्या करेंगे, ईंटों को इधर उधर बिखेर देंगे और एक इरेगुलर सी ज्योमेट्री, एक क्या चट्टा जचेगा क्या ना, इरेगुलर सी ज्योमेट्री होगी जिसकी कोई शेप या साइज़ कुछ भी फिक्स नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे रे, अमोर्फस। तो जो मजदूरों ने ईंटें जचाई वो क्या है रे, रेगुलर ज्योमेट्री, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन। और जो ईंटें किसने जचाई रे, बच्चों ने बिखेर दी, वो क्या है, इरेगुलर ज्योमेट्री, अमोर्फस। अब बात करते हैं कट की। जैसे कोई रेगुलर ज्योमेट्री है, उसकी कोई शेप फिक्स होगी ना, फिक्स शेप है, ठीक है, और इरेगुलर ज्योमेट्री उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें कट करें तो क्या मिलेगा रे, स्मूथ कट। क्या मिलेगा, स्मूथ कट, स्मूथ कट। इसमें क्या मिलेगा, रफ कट, रफ कट, ठीक है, कोई डाउट। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज, ये बताओ जो मजदूरों ने ईंटों का चट्टा जचाया है वो ज़्यादा हाइट तक रेंज होगा या फिर बच्चों ने जचाया हो। जो मजदूरों ने जचाया है उसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा, उसमें रेंज ऑर्डर क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा रे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, रेंज ऑर्डर। बात समझ में आई। अब बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बात करते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई चट्टा है ईंटों का, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसको हीट करना है। हीट करेंगे तो देखना रहे एक बार, उसको हीट करें तो क्या होगा। जैसे हमने हीट किया नीचे से, सबसे पहले क्या होगी, फर्स्ट लेयर हीट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लेयर्स हीट होती जाएंगी। टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा रे, हाई। इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, हाई। और इसमें सारे के सारा चट्टा नीचे बिखरा हुआ ना लगभग, तो हीट करेंगे तो अप्रोक्स सारे के सारे को एक साथ हीट मिलेगी और सारा तुरंत हीट हो जाएगा और फ्यूज हो जाएगा। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा रे, लो। बात समझ में आई, इसका हाई। ऐसे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो भी बिल्कुल सेम यही बात है, हीट ही करना है। तो इसका क्या होगा रे, हाई, और इसका क्या होगा, लो। बात समझ में आई। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी भी प्रकार का, किसी को भी? कोई डाउट रे? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हो गए। अब बात करते हैं ट्रॉपिक अरेंजमेंट, आइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी। देखना, आइसोट्रोपी या अनआइसोट्रोपी बताते हैं। इसकी ज्योमेट्री बनाओ, अरेंजमेंट बना के देख लो। इसमें क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री है। देखना, जैसे ये रेगुलर अरेंजमेंट है, जबकि ये वाला है, इस ढांचे की कोई भी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है ना, कोई अरेंजमेंट नहीं है इसकी, रेगुलरिटी नहीं, इसमें एक रेगुलरिटी है। तो जो आइसोट्रोपी होती है वो होती क्या है, अलग अलग दिशाओं में जाओ, अलग अलग दो दिशाओं में जाओ और पार्टिकल की संख्या, एटम की संख्या काउंट करो रे। एटम को काउंट करके देखो, देखना 1 2 3 4, इस दिशा में गए, कितने मिले रे, 4। इसमें जाना 1 2 3 4 5 6, इसमें मिले 6 और इसमें मिलते हैं 4, इसमें मिलते हैं 6, इसमें मिलते हैं 4। तो क्या अलग अलग है, क्या एटम की संख्या अलग अलग है? अलग अलग डिफरेंट के लिए वर्ड यूज होता है अनआइसो। क्या, अनआइसो। आइसो मतलब सेम, अनआइसो मतलब अलग अलग। अनआइसोट्रोपिक, ट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक। समझ में आया? अब इसमें देखना है अप्रोक्स 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3। अप्रोक्स एटम की संख्या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या थी, सेम। इसलिए इसमें क्या, सेम के लिए क्या वर्ड यूज होगा, आइसो। और ट्रोपिक मतलब संख्या, आइसोट्रोपिक। तो जो अमोर्फस है वो तो आइसोट्रोपिक है, क्योंकि लगभग अप्रोक्स वो फैले हुए हैं, तो उनकी जितनी नंबर इस साइड मिल रहा है उतना ही लगभग यहाँ मिल जाता है, और उनकी संख्या क्या है, सेम सेम, इसलिए क्या है, आइसोट्रोपिक। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में संख्या क्या मिलेगी रे, अलग अलग, तो क्या कहेंगे, अनआइसोट्रोपिक। यहाँ तक बताइए किसी को कोई भी डाउट हो डिफरेंस में, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में कोई डाउट है भाई किसी को भी, देख लेना आराम से।
नहीं है। तो अब बात करते हैं अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के। ये पॉइंट सारे लिखने हैं भाई, सभी को नोट कर लें साथ के साथ। कर लिया। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के एग्जाम्पल में सबसे पहले क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज, ये सारे किसके हैं? क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल हैं। अमोर्फस के देखना, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? अमोर्फस। क्रिस्टलाइन अमोर्फस के एग्जाम्पल क्लियर हो गए भाई सभी को, ये याद रखने हैं आपको एग्जाम्पल। कोई डाउट है यहाँ तक बताओ भाई जल्दी। अब दो टर्म हैं, आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी, ये भी मैं लिखवा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। लिख लेना इनके बारे में भी, यहीं लिखवा देते हैं, ये डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं, आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक। एडिंग डाल लेंगे आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपी, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या मिले? डिफरेंट मिले, उसको नहीं, डिफरेंट मिलेगा तो अनआइसोट्रोपी हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे? सेम, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, पार्टिकल की संख्या सेम हो। सेम मतलब आइसो का मतलब ही क्या होता है? सेम। उसको क्या कहते हैं हम? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कौन सा था रे? अमोर्फस वाला। और एक होती है अनआइसोट्रोपिक, एन मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है, ट्रोपी, अनआइसोट्रोपी। अनआइसो मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है रे? डिफरेंट। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें सेम की जगह क्या कर देंगे रे? डिफरेंट। पार्टिकल डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। कोई डाउट है इनमें? यहाँ तक देख लो। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो डेफिनेशन हैं, यूनिट सेल और क्रिस्टलाइन, जिसके बेस पे सारी यूनिट चलेगी, आ जाओ उनको भी समझ लेते हैं। आइए, यहाँ तक लिख लिया रे सभी ने? नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे साथ की साथ भी। अब बात आती है यूनिट सेल, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपकी यूनिट सेल। क्या है यूनिट सेल? जैसे देखना रे, ये कमरा है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये कमरा, इसको बनाने के लिए छोटी से छोटी क्या चीज़ है जिसकी हेल्प से ये बना है? ईंट। ईंट है ना? वो छोटी से छोटी इकाई जिसके रिपीट होने से ये कमरा बना है उसको ईंट कहते हैं। वो छोटी से छोटी इकाई जिसके रिपीट होने से ये कमरा बना उसको ईंट कहते हैं। और वो छोटी से छोटी इकाई, वो छोटी से छोटी यूनिट जिसके रिपीटेशन से कोई क्रिस्टल ढांचा पूरा निर्माण होता है किसी भी सॉलिड का, उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which repeat again and again to form a crystal lattice is known as a unit cell, is known as a unit cell। तो लिखेंगे the repeating unit which, the repeating unit, the repeating unit which repeats to form a crystal lattice is known as unit cell। अब ये क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? ये नया शब्द आ गया। वो छोटी से छोटी यूनिट जो रिपीट होके किसी ढांचे का निर्माण, ढांचा कोई सॉलिड जो बना है उसको कहते हैं क्रिस्टल लेटिस रे, इज नोन एज यूनिट सेल। अब बात आती है क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, यही डेफिनेशन क्लियर करें। क्रिस्टल लेटिस जो यूनिट सेल के रिपीट होने से जो ढांचा निर्माण हुआ जिस चीज़ का, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। द 3D अरेंजमेंट, द 3D अरेंजमेंट which form due to
रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल is known as क्रिस्टल लेटिस। कोई डाउट? उसको क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लेटिस। अब क्रिस्टल लेटिस को आगे फर्दर किसके बेस पे? पैरामीटर्स के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। उन सभी को याद भी करना है, समझना भी है। कैसे याद करेंगे? ट्रिक भी याद करनी है। चलिए देखते हैं क्या माहौल है। आ जाइए। अब बात करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर टू डिफाइन यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत है? मान लेते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल है मेरे पास। बना ले क्या कर ले? बना ले। देख, ये मैंने एक क्यूब बनाया। ठीक है भाई, ये क्यूब है। इसमें अपने पास कितनी डायमेंशंस है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अरे 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 अरे, देखो भाई, एक्स वाई और जेड। कोई डाउट है क्या इसमें? एक्स वाई और जेड ये तीनों है। ठीक है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई में मान लिया हमने एंगल है अल्फ़ा और इसके अंदर है बीटा और ये वाला है गामा। ठीक है, 3 एंगल मान लिए, 3 एक्सिस हैं। इन भुजाओं को क्यूब की सेम होती है ए, इसको बी और इसको सी। अलग भी हो सकती है, सेम भी, वो तो अलग अलग डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ए बी सी 3 भुजाएं और एंगल कौन से हैं रे? अल्फ़ा बीटा एंड गामा। 3 एंगल कौन कौन से? अल्फ़ा बीटा एंड गामा। 3 एड्ज कौन कौन सी? ए बी एंड सी। टोटल पैरामीटर कितने हो गए रे? 6 पैरामीटर टू डिफाइन ए यूनिट सेल। कितने पैरामीटर है हमारे पास? 6। किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर हैं? 6। ठीक है, इन पैरामीटर के बेस पे सॉलिड को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? 7 पार्ट में। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस अब पढ़ने जा रहे हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के। आ जाओ भाई, सातों को पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। आ जाओ। इन पैरामीटर के बेस पे डिफाइन किए गए हैं भाई 7। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ तक सभी ने? नोट करते रहें, समझते रहें। देखना 7 टाइप हैं क्रिस्टल लेटिस और 7 टाइप। देखना, सबसे पहले है क्यूबिक। सबसे पहले क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक के लिए समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ इसके पास ही बना लेता हूँ, समझाने के लिए। वैसे ही बनाना आप, ठीक है? देखो, इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सियल लेंथ, यहाँ लिखेंगे एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। ठीक है भाई, देखना भाई, क्यूबिक होता ना, उसमें ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे एक कमरा है, क्यूब मान लेता हूँ मैं इसको, तो इसकी तीनों भुजाएं एक्स वाई और जेड में ए बी और सी तीनों क्या हैं? इक्वल। और एंगल क्या होते हैं क्यूब में? 90 और 90, तीनों एंगल 90 होते हैं ना। कोने से देख लिया करो किसी भी कमरे के। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल क्या है? 90। कोई डाउट है क्या क्यूब में? किसी को कोई भी डाउट हो बता देगा भाई। क्यूबिक आ गया आपको। क्यूबिक के बाद बात करते हैं किसकी? टेट्रागोनल में क्या है? देखना, इधर देखो, ये कोई क्यूब था। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? इसकी एक भुजा को खींच के लंबा कर दिया। एक कोई भी एक भुजा को लंबा कर दें, ए इक्वल टू बी तो है बट नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि वो बड़ी होगी। मान लो ये भुजाएं थी, एक ये, फिर एक ये,
और एक ये 3 भुजाएं थी। मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया, इस दीवार को, मान लो कमरे की एक दीवार को लंबा कर दिया। उससे एंगल पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लंबा करने से 2 ईंटें फालतू लगा दो आगे, तो उससे कमरे का जो एंगल है वो तो 90 है अभी भी। तो जितने भी एंगल हैं उन पे कोई फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा। बताइए समझ में आया क्या? आगे चलो। इसके बाद बारी है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है देखना है, वही बनाया, ठीक है। अब तक एक भुजा खींची थी ना, दोनों को अलग अलग कर दो, तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C अल्फा। अब इन पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भुजाओं को लंबा कर रहे हो, उनको बेंट नहीं कर रहे 90 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ये बहुत ही आसान है। ट्रायंगल बना लो रे, कोई भी बनाया ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे एंगल कितने होते हैं? 60 60 60। और सारी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल A B C। और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C। एंगल क्या होते हैं? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90, क्योंकि वो तो क्या है यहाँ 60 है। बट NCERT ने ऐसे ही लिखा है। 5th, यहाँ तक बताओ रे, कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ जल्दी बताओ। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल। अब बात करते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में देखना रे, हेक्सागन बना लो 6 कार्बन की। ये देखना, ये भुजा A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या है रे? 120 डिग्री। और तीसरी भुजा ये मेरे हाथ में जो मार्कर है ये खुद है, ठीक है। C ये है, C ये है। A के साथ इस C का 90 डिग्री है, इस C का जो मेरे हाथ में है, इसका B के साथ भी एंगल क्या है? 90 डिग्री। बट B और C में खुद में क्या है? A और B में खुद में क्या है रे? 120। A और B में 120 है, ये A और B इक्वल है, और इनके बीच में एंगल क्या है? 120। जो मेरे हाथ में ये मार्कर है ये क्या? C। A का C के साथ 90, B का भी C के साथ 90, A और B में खुद में 120। तो बताइए A और B जो ये भुजाएं ये तो इक्वल है, बट मेरे हाथ में जो ये थी तीसरी ये नॉट इक्वल थी। अल्फा और बीटा तो दोनों क्या थे? 90, बट गामा 120 डिग्री। कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ जल्दी बताओ, समझ में आ रहे? नेक्स्ट 6th, मोनोक्लिनिक। और 7th है ट्राइक्लिनिक। क्या है? ट्राइक्लिनिक जो क्यूबिक है ना उसका जस्ट अपोजिट है। ट्राइक्लिनिक में कोई डिब्बा लो और उसको इतनी लाते मारो कि उसका हुलिया बिगड़ जाए, उसकी भुजाएं, लेंथ, एंगल सब गड़बड़ा जाए। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ये क्या है? ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इज नोन एज क्यूबिक। ये बात समझ में आई? और मोनोक्लिनिक में क्या है? एक तो इसका पार्ट ले जाओ, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और एक इसका पार्ट ले आओ, अल्फा और गामा 90 डिग्री, बट बीटा नॉट 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल 90 के रहेंगे और एक 90 का नहीं होगा, बट NCERT यही लिखते हैं, अल्फा और गामा 90 और बीटा नॉट 90। तो हम तो NCERT के पुजारी हैं, तो यही याद रखेंगे, ठीक है। वैसे रूल यही कहता है कोई भी दो एंगल 90 और एक नहीं, बट NCERT इसको ये लिखती है, एग्जामिनर इसी को चेक करता है, उसको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ये याद करेंगे हम जो NCERT में। बताइए इनमें कोई डाउट है क्या किसी को भी, किसी प्रकार का भी? बता दो। सही चल रहा है माहौल? बिल्कुल समझ में आ रहा है? सारा समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ें याद करो सारे के सारे, और नोट करो। अभी कर लिया भाई नोट? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी किसी प्रकार की बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। रफ कर दूं? आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे क्या? कोई क्यूब है, ये कमरा ही नहीं, क्यूब, किसी भी क्यूब के बारे में बता देता हूँ क्या क्या होता है किसी क्यूब में। ये क्यूब है,
ठीक है, ये है वो क्यूब जिसकी मैं कर रहा हूँ बात। ठीक है, कितनी फेस हैं, कितने कॉर्नर हैं, तो बातें करेंगे किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर हैं ये कॉर्नर्स, कितने बताइए, 8। ठीक है, ये बताओ फेस कितनी है, दीवारें टोटल दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कितनी है रे, 6। ठीक है, आगे समझ। एज, किनारे कितने, किनारे एज देख लो, काउंट करो, 12 दीवारें होती हैं ये ऐसे, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये जो वर्टिकल है, कितनी होगी रे, 12। ऐसे बताते चलो, कॉर्नर पता लग गया रे सभी को, फेस पता चल गया, एज पता चल गया, फेस सेंटर, बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर। फेस सेंटर कितने होंगे, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस जितनी उतनी फेस के सेंटर फेस हैं 6, तो 6 फेस सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होगा रे, बॉडी सेंटर, एक ही बॉडी का तो सेंटर एक ही होता है। बॉडी डायगोनल कितने होंगे, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल बताइए। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कोई भी क्यूब है उसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला। ठीक है, एक तो बॉडी डायगोनल ये कमरा है इसका ये, ठीक है, एक ये, दो ऐसे ही, एक ये और एक ये, कितने हो गए बॉडी डायगोनल, 4। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं किसी भी एक क्यूब में, 4। फेस डायगोनल बताएंगे फिर तो, फेस डायगोनल, डायगोनल, फेस डायगोनल का मतलब ये फेस है, एक दीवार है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं एक फेस में, कितने फेस हैं टोटल, 6, कितने हो गए रे, 12। ये बातें समझ में आ रही मेरी सभी को, कोई डाउट है तो बता दो। तो ये बातें समझ में आ गई। एज सेंटर कितने होंगे रे, कितनी एज हैं उतने एज सेंटर होंगे, 12 हैं तो 12 की 12 किनारों पे एक एक सेंटर होगा, जैसे ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ ठीक है, बात समझ में आई, याद हो जाएंगे उसे। कॉर्नर कितने हैं इस रूम में, ये कॉर्नर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं। फेस कितनी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6। एज ये खड़े किनारे कितने हैं टोटल, 12। ऐसे कर लोगे भाई ये काउंट, ठीक है बढ़िया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या आगे टॉपिक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, कौन कौन सी है देखना। सबसे पहले क्यूबिक, क्यूबिक में भी सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक की डेफिनेशन क्या है। सिंपल क्यूब है कोई भी, उसके एटम कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। एटम कहाँ मिलेंगे रे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। लिख लिया भी सभी ने, रफ करता हूँ। एटम प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर्स। एटम्स या फिर पार्टिकल्स, एटम प्रेजेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ रे, प्लसेंट, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली इज नोन एज, नोन ऐसे लिख देते हैं एज ए सिंपल क्यूबिक। ठीक है, इसी को सिंपल क्यूबिक, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंपल क्यूबिक का, सभी बनाएंगे, सभी साथ ही साथ, बाद में नहीं बनेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जहरीले होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखना एटम कहाँ हो रहे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर थे अभी भी आपने बताया, 8। तो कितने एटम होंगे इसमें, 8। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट है। अब बात करते हैं इसका कंट्रीब्यूशन की। किसकी बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन। ये क्या वाला है कंट्रीब्यूशन, मतलब इसने का कितना हिस्सा किसी भी ढांचे को निर्माण करेंगे, जब इसने अपना कितना कंट्रीब्यूशन देगा, ये अपनी तरफ से कितना हिस्सा देगा। देखना ये कमरा है, ये कमरा है, इसके साइड में भी एक कमरा है। ठीक है, ये कमरा है, इसके साइड में एक कमरा है, मान लिया ये कमरा है, इसके साइड में एक कमरा है, इस कमरे के साइड में उधर भी एक कमरा है, और साइड वाला कमरा है उसके भी साइड में एक कमरा। कितने कमरे हो गए, कमरे के, ये कमरा, इसके साइड में कमरा, आगे कमरा, उसके साइड में कमरा, टोटल 4 कमरे। ठीक है, चारों के ऊपर भी 4 कमरे, मान लिया भाई। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो गया, आगे समझे। अब ये जो कॉर्नर आएगा इस कमरे का, इसमें एक एटम फंसा दो बड़ा सर। ठीक है,
ये कितने कमरों में डिवाइड होगा रे? 8 कमरों में। कैसे? इसमें, इसके साइड वाले में, इसके उस साइड वाले में और उसके उस साइड में, चारों कमरों में डिवाइड होगा। ये एटम जो कॉर्नर में फंसा दिया बड़ा सारा, ये 4 में, तो इनमें डिवाइड होगा 4 है, ऊपर वाले में। टोटल कितने, मान लो कोई एप्पल है तो इसके कितने टुकड़े होंगे रे? कितने होंगे? 8। और ऐसे ही इस कॉर्नर से भी एक हिस्सा आएगा, एक हिस्से आएगा, एक हिस्से आएगा, एक हिस्से आएगा, एक हिस्से, एक हिस्से, इससे 8 आएंगे। 8 टुकड़ों को वापस मिला दिया जाए तो एक एप्पल वापस फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही ना? तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ से आ रहा है? पहली बात तो कॉर्नर से। एक कॉर्नर से कितना आ रहा है? 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं क्यूब में? 8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1। बात समझ में आ गई? जेड की वैल्यू क्या है इसके लिए रे? 1। एक बार और समझा देता हूँ। ये कमरा है, इस कमरे के साइड में एक कमरा है, मान लिया। इस कमरे, ये कमरा है ना, इसके इस साइड भी कमरा है, उस साइड भी कमरा है, ठीक है, 2। और उस साइड वाले के साइड में भी एक कमरा है। कितने हो गए टोटल? 4 रूम हो गए। चारों के ऊपर भी 4 हैं, हर एक के ऊपर एक एक, ठीक है। तो जो इस कॉर्नर में एक एटम फंसाया गया है वो कितने टुकड़ों में डिवाइड होगा रे? 8 में। 4 इन रूमों में और 4 ऊपर वालों में, एक एक टुकड़ा जाएगा। ऐसे इस कॉर्नर से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सभी से आएगा। तो 1/8 हिस्सा इस रूम में आता है हर एक कॉर्नर से। तो कॉर्नर कितने हैं? 8। तो टोटल हिस्सा कितना आएगा? 1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? इसकी मैं अगर सही से ज्योमेट्री बनाऊँ, देखना 1 मिनट के लिए, इसकी सही से अगर ज्योमेट्री बना के देखें तो हम क्या पाएंगे? देखो ज़रा, इन एटम को, ये रियलिटी में टच होते हैं रे सारे के सारे एक दूसरे से। कैसे होते हैं? टच। पर अभी हमने क्या दिखाए थे? दूर दूर। ऐसे होते हैं ये रियलिटी में, ठीक है, ऐसे। और 4 या 8 है ना टोटल, 4 पीछे होते हैं ऐसे, ठीक है। एक पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको। तो कितने हो गए टोटल रे? 8 एटम हो गए। जैसे ये बात समझ में आई? ये पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रहा। ये बातें आ गई समझ में सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये बन गया हमारे पास अरेंजमेंट। ये 8 से मिलकर बना है। ये एटम आपस में टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ये जो ये किनारे हैं, ये वाले, ये हुआ, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये एज कहलाती। क्या कहलाती है रे? एज। इन 2 एटम को मैं बाहर निकाल के ले आता हूँ। इन 2 एटम को मैं ले आया बाहर। क्या कर दिया रे? बाहर ले आया। ये ए है, ये भी क्या है? ए है। नहीं, आर आर रेडियस है ना ये, तो आर और आर। और इस पूरे को क्या कहा हमने? ए। क्या कहा है? ए। तो ए इज इक्वल टू 2r। बात समझ में आई? ए इज इक्वल टू 2r। तो r इज इक्वल टू a/2 करना चाहो तो कर लेना। ये बात बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल क्यूबिक की डेफिनेशन क्या है? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा रे? एक कॉर्नर से 1/8 आएगा। टोटल कॉर्नर कितने? 8। तो 1/8 इंटू 8 कितना आ गया? 1। कंट्रीब्यूशन इस कमरे का जो कंट्रीब्यूशन है सिंपल क्यूब का उतना कितना होता है? 1। जेड से इसको डिनोट करते हैं। अब मैंने इसका 3D स्ट्रक्चर बना के तुम्हें समझाया। ये दोनों, ये सारे के सारे 8 एटम टच करते हैं। तो ए और आर में रिलेशन क्या है? ए एज लेंथ है। एज लेंथ मतलब किनारे की पूरी लंबाई, और ये क्या है? आर और आर। तो ए इज इक्वल टू 2r। समझ में आ गया क्या सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। नेक्स्ट आ रहा है सिंपल क्यूब के बाद फेस सेंटर क्यूब और बॉडी सेंटर क्यूबिक और एंड सेंटर। 4 हैं। चारों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले का समझ में आया सब कुछ? सिंपल क्यूब की डेफिनेशन क्या? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 1। और ए और आर में रिलेशन ए इज इक्वल टू 2r। 3 बातें समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं किसकी? बॉडी सेंटर क्यूबिक की। किसकी बात करते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? BCC, ठीक है। इसमें क्या होगा? बॉडी वर्ड आया ना, बॉडी का सेंटर। तो एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। एटम कॉर्नर पे तो हर एक में होंगे, सिंपल तो सभी हैं। उसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी, बॉडी का सेंटर। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, साथ ही साथ एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर इज नोन एज बॉडी सेंटर क्यूबिक। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर लिखेंगे, एटम
presents at corner as well as साथ ही साथ एटम presents at body center is known as body center cubic unit cell। तो देखना, तो डायग्राम बना के दिखाओ भाई क्या हुआ है, हमें भी तो ज़रा पता लगे बॉडी का सेंटर कहाँ है। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर इज नोन एज बॉडी सेंटर की। कॉर्नर कितने हैं? 8, वही 8 कॉर्नर, उनमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं। और बॉडी का सेंटर कहाँ है? यहाँ बीच में। देखना, ये कमरा है, कमरे के जस्ट बीच में यहाँ कहीं, ये पूरा कमरा है चारों तरफ, इसके बीच में यहाँ कहीं एक एटम रख दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे रे हम? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर पे होने चाहिए, साथ में क्या हो? बॉडी के सेंटर पे, इसको क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक। कंट्रीब्यूशन बताना रे, कंट्रीब्यूशन जेड। तो बात करेंगे किस किस से आएगा? कॉर्नर से प्लस बॉडी के सेंटर से, बॉडी सेंटर। तो बताओ, कॉर्नर से अभी किया था सभी, क्या आया था रे? 1/8 × 8। और बॉडी के सेंटर में जो एटम है, यहाँ बॉडी के सेंटर में जो जस्ट बीच में है इस पूरे क्यूब के, ये किसी और कमरे में डिवाइड हुआ नहीं, ये तो इसी का हिस्सा है सिर्फ। तो 1 बॉडी के सेंटर से पूरा का पूरा 1, और यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो गए। 1 1 + 1 क्या कह रहे? 2। Z = 2। कोई डाउट है क्या इसमें? ये आ गया समझ में सभी का? तो आ जाओ आगे, बात समझ में आई? तो देखो, अब हमें A और R में रिलेशन निकालना है। अब ये बताओ मेरे को, तुम ही ने बोला था ये क्या है? एज। क्या है ये? एज। ए। ये भी क्या है रे? ए। ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या है? √2a। मान लेते हैं x है, ये a है, ये a है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है ना, x² = a² + a², x² = 2a², x = √2a। कोई डाउट? तो मैं x किस गए यहाँ, क्या लिख दूँ रे? √2a लिख दूँ अब तो, √2a। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब ये बताओ, ये वाली भुजा, ये जो गिवन है पहले ही, ये वाली, ये भी a है ना, ये भी a थी और ये भी क्या है? a है, ठीक है। और हमें क्या निकालना? इस बॉडी, इस सेंटर से उस सेंटर को मिलाना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को, ठीक है। ये सबसे बड़ा बॉडी डायगोनल। तो ये देखना, ये वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर से मिलाना है, तो इसको भाई मान लो, ये निकाल के दिखाना कैसे आएगा। ये a है, ये √2a है, तो इसको बाहर ले आऊँ थोड़ा सा, हमें ये y निकाल के दिखाना। बात समझ में आई? ये क्या है? √2a। ये क्या है? a। ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दो, y² = a² प्लस √2a का होल स्क्वायर। क्या हो गया रे? a² प्लस 2a², कितना हो गया? y² = 3a²। तो y = क्या आ गया रे? √3a। कोई डाउट है क्या इसमें? y = √3a, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को? चलिए बताइए, y = √3a, ठीक है। तो ये बात समझ में आई सभी को? अब हमने बातें किसके, y = √3a। अब हमें a और r में रिलेशन निकालना होता है ना, इन तीनों एटम को ये टच होते हैं, मैंने बताया ही था। तीनों को बाहर निकाल लो, निकाल ले। ये r, ये भी r, और ये भी r, और ये भी r, और ये कितना आया है अभी भी? √3। तो r r r 4 बार r, तो कितने हो गए रे? 4r = √3a। तो a = हमें तो निकालना है 4r/√3। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? पहले वाले में a = 2r आया था, यहाँ क्या है? a = 4r/√3। आराम से समझो इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। बताओ समझ में आया क्या? देख लो, सबसे पहले क्या किया? क्यूब बनाया, उसके कॉर्नर्स पे एटम एज वेल एज बॉडी के सेंटर पे रख दिया, ठीक है। फिर हमने ये ए चारों किनारे क्या थे?
ये तो ये क्या हो गया रूट 2a, पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 2a। अब ये रूट 2a, ये रूट 2a, ये a, तो ये y निकालना था, क्या लगा दिया अभी पाइथागोरस, रूट 2a और a में पाइथागोरस लगा के क्या आ गया, ये कितना आ गया रूट 3a। अब इनको तीनों एटम को एक साथ यहाँ ले आए, रूट 3a आया ना, आर 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 आर, रूट 3a इजक्वल टू 4r, तो a इजक्वल टू 4r अपॉन में क्या गया रूट 3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? और कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आया, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 कैंसिल आउट 1 प्लस में 1, कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? सही चल रहा है। अब बात करते हैं किसकी, इसके बाद बात आती है किसकी, फेस सेंटर क्यूबिक। यहाँ तक बताओ रे, समझ में आ रहा है सभी को? सही, आ जाओ। फेस सेंटर क्यूबिक वो सिंपल है, इससे तो बहुत आसान है, ये समझ में आ गया ना। फेस सेंटर क्यूबिक, आ जाओ बात करते हैं थर्ड, फेस सेंटर क्यूबिक। सेंटर क्यूबिक FCC, क्या नाम है? FCC। देखना, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, वो तो बोलना ही बोलना होता है मेरे को, एटम प्रेजेंट एट corners as well as present at center of each face। हर एक फेस के सेंटर पे भी है, कॉर्नर पे तो है ही है, उसके साथ साथ हर फेस के सेंटर पे। फेस कितनी बताई थी मैंने, कितनी दीवारें हैं इस रूम में, कितनी? 6 फेस, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 हैं, तो उन पे भी एक एक हो गया ना आइटम। अब स्ट्रक्चर बनाना, सबसे पहला काम डेफिनेशन, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। फिर क्यूब बनाओ, क्यूब में दिखाओ कहाँ कहाँ कॉर्नर, तो पता ही तुम्हें कितने हैं रे, 8 हैं, वहीं पे प्रेजेंट है, वो 8 तो हैं ही हैं, वो कहीं नहीं गए। और फेस सेंटर कितने देखना, एक ये फेस है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। आगे और पीछे वाली अब कैसे दिखाएं? पीछे वाली दूर है, सबसे पीछे है तो वो छोटा दिखा दो, और सबसे आगे वाली बड़ी है तो इस पर बड़ा दिखा दो एटम। बात समझ में आ गई? दाएं बाएं वाले पे दिखाया गया, ऊपर नीचे वाले पे दिखाया गया, आगे वाले पे दिखाया गया, और पीछे वाले पे वो छोटा करके दिखा दो, वो दूर है इसलिए, और आगे है वो बड़ा दिखा दिया, ठीक है, कोई डाउट? अब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? कॉर्नर्स से तो आना ही आना है, क्योंकि एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, प्लस ईच फेस सेंटर। तो देखना कॉर्नर से कितना आता है, 1/8 इंटू 8, ये तो फिक्स है, बात समझा दी शुरुआत में। अब ये मान लो एक फेस है, ये बोर्ड एक फेस है, और इसके साइड में कमरा है, ये कमरा जिसमें मैं खड़ा हूँ इसके साइड में कमरा है, इस बोर्ड में एक एटम फंसा दिया जाए बड़ा सारा, ठीक है, बोर्ड में, तो वो इस कमरे में भी डिवाइड होगा और उस कमरे में होगा। कितने कमरों में डिवाइड है वो? 2 कमरों में। कितने में? 2। तो उसका इस कमरे में कितना हिस्सा आया? हाफ ना, हाफ उसमें गया। ऐसे इस दीवार से आधा आया है, दीवारें तो कितनी? 6 है, उससे भी कितना आएगा? आधा, आधा आधा 1, उससे भी आधा, उससे भी आधा 1, उससे भी आधा और इससे भी आधा 1, कितने हो गए? 3 पार्ट हो गए। जैसे देखना कितनी दीवार, हर एक से कितना आ रहा है? इससे हाफ आ रहा है, और कितनी है टोटल फेस? 6, तो कितना आएगा? 3। 1/8 इंटू 8 1, प्लस में 1/2 इंटू 6 3, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया रे? 4। Z इजक्वल टू 4 समझ में आया क्या सभी को? Z इजक्वल टू 4, बात में कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं फेस सेंटर A और R में रिलेशन। ये देखना, ये फेस सेंटर है, ये है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ये क्या है? √2a। अभी भी बात हुई थी ना ऐसी, तो √2a निकाला था क्या? ये √2a, और नहीं पता लग रहा था, इसको x मानना था, याद करो, x मानना था, हमने मान लिया था, ये a था, ये a था, ये भी a था, ये भी a था, ये a तो ये √2a। देख लो x के इक्वल टू, ये पाइथागोरस ने निकाल के लगाया था, अभी भी आ गया यहाँ से रिलेशन √2a। अब इन तीनों को बाहर निकाल लो, वो वाला नहीं है ये, अब अलग है। इन तीनों को बाहर निकालो, 1 2 1 2 और 3, ये R है, ये भी R है, R है और R है, तो ये कितना आया है? √2a। तो √2a इजकल टू कितना आया? 4R। a इजकल टू क्या आ गया रे? √4R बाई √2। कोई डाउट है क्या इसमें? ये नीचे चला गया। बस ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या?
सही समझ में आ रहा है अभी सभी को? सही चल रहा है? सही है। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। कॉर्नर 7/8 × 8 और फेस से कितना आएगा? आधा हर फेस से, क्योंकि एटम को फंसाया जाए किसी फेस में तो आधा इस रूम में, आधा साइड वाले रूम में, तो आधा आ रहा ना हर एक से। और कितनी फेस हैं? 6, तो कितने आ जाएंगे? 3, 1 + 3 4। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया समझ। ए और आर में रिलेशन हमने पहले ही बता दिया तुम्हें कैसे निकालना है। 4r = √2a पाइथागोरस निकाल के लगा दिया और ये आंसर आ गया आर में। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? लास्ट आ गया एंड सेंटर क्यूबिक। क्या है? एंड सेंटर क्यूबिक। एंड सेंटर क्यूबिक उसमें कंट्रीब्यूशन और इनकी बातें ज़्यादा नहीं करते हम, ए आर में रिलेशन, क्योंकि वो ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। फिर भी एक जगह लिखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ उतना क्या है। एंड सेंटर क्यूबिक बस डेफिनेशन लिखी हुई है, उसी को समझो। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, वो तो फिक्स है। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज any two opposite face is known as end center cubic unit cell। ठीक है, देखना एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस सेंटर। कॉर्नर्स पे तो है ही है, हर एक फेस के सेंटर पे क्या ना। एनी टू अपोजिट फेस, ऊपर वाली और नीचे वाली में दिखा दो बस, या इस दाएं बाएं वाले में दिखा दो, आगे पीछे वाले में, किसी भी एनी टू अपोजिट में दिखा दो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की भी बात कर ही लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन z = कॉर्नर्स प्लस ईच की जगह क्या हुआ है? अपोजिट फेस। अपोजिट फेस देखा, कॉर्नर से कितना था? 1/8 × 8 प्लस अपोजिट फेस, दो ही होती है ना अपोजिट, तो आमने सामने वाली। आधा उससे आएगा और आधा इससे, कितना आ जाएगा? 1, तो लिख दें हाफ आएगा। और कितनी है अपोजिट? 2, 1 + 1 z = कितना आ जाएगा? 2। ए और आर में ज़्यादा रिलेशन नहीं निकाले, बस इतना ही पता करो। एंड सेंटर क्यूबिक क्या होता है? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एनी टू अपोजिट फेस इज नोन एज एंड सेंटर क्यूबिक। बात बताओ, समझ में आई रहे? पहला सिंपल क्यूबिक एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली आ गया, ए = 2r। फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या कहा? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। ठीक है, वहाँ से ए आर में रिलेशन निकाले, √3a = 4r। फिर फेस सेंटर क्यूबिक एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एनी ईच फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर पे। एंड सेंटर एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एनी टू अपोजिट फेस। सब क्लियर भाई? देख लिया साथ के साथ नोट्स तैयार? ठीक, अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। अब बात करते हैं किसकी? रे पैकिंग एफिशिएंसी की। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक बताओ आपको सारा समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आएगा, धीरे 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 हम प्रोग्रेस करेंगे। ये लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर है, समझ में आया होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम इसी से रिलेटेड आगे बातें बढ़ाएंगे। फिर एक और आएगा, ऐसे करके मेरे अकॉर्डिंग 4 लेक्चर, अप्रोक्स 4 लेक्चर में ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, 4 या 5 लेक्चर में। और फिर हम नीट IIT लेवल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो 12th वाले बच्चों के लिए अभी सही चल रहा है, फिर लास्ट के जो 2 लेक्चर होंगे वो सिर्फ कंपटीशन के लिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड कम्पिटिटिव सारे करवा दूंगा मैं। ठीक है भाई? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।